स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट का तीसरा अभ्यास सेट करने वाले हैं। तो ये अभ्यास सेट हम करेंगे जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कराया है। तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं, इससे पहले आप में से बहुत सारे छात्र किताब के बारे में पूछते हैं। पैट की बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और ये बुक है हमारी शब्दावली। शब्दावली आप लोगों को ये पता ही है, ये मतलब पैट के लिए नहीं है, बाकी और जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की बात हम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको शब्दावली जिसमें आपसे पूछा जाता है, जिसके अंदर आता है विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, मुहावरे, लोकोक्ति और समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द आदि जो आपकी परीक्षा में आते हैं और आपको पता ही है। तो ये शब्दावली बुक आपकी कैसे अलग है, तो इसमें स्पेशल आपको पर डे के हिसाब से टास्क मिलता है, यानी एक दिन में आपको कितना याद करना है वो यहाँ पे सेट बना के दिए हैं। तो ये बुक भी आपको कहाँ पे मिल जाती है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना सेट पेपर शुरू करते हैं। तो आज सेट पेपर 3 है हमारा, तीसरा प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम गद्यांश करेंगे। तो गद्यांश हमारे सामने दिया हुआ है, हम गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश को मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ, आपको इसे समझना है, समझ के फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। गद्यांश हमारा कहता है विज्ञान शब्द की परिभाषा और क्षेत्र तथा इसकी प्रौद्योगिकी से भिन्नता के विषय में स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। यानी हमने कहा है विज्ञान शब्द की परिभाषा और उसका क्षेत्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ थोड़ा सा आपको समझना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हुए। ठीक है, आगे कहते हैं कि कुछ शक्तिशाली शक्तियों में जिनके पास मानव जाति के भविष्य की चाबी है, शायद विज्ञान ही सिर्फ एक महत्वपूर्ण अनुपम स्थिति में बिना किसी आपत्ति के सबके द्वारा स्वीकार किया जाने वाला विषय है। पंक्ति कहती है यहाँ पर कि अगर हम देखें तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता है। यहाँ तक कि यदि कुछ थोड़े से व्यक्ति जो विज्ञान के विरोधी हैं के साथ वार्तालाप की जाए तो हम इस तथ्य को पाएंगे कि वे वास्तव में विज्ञान का नहीं परंतु प्रौद्योगिकी का विरोध करते हैं, जिसका संबंध मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विज्ञान के निष्कर्षों के अनुप्रयोगों से है। यहाँ पे ये कहा है कि अगर हम मान लो हमको कभी किसी व्यक्ति को ऐसा लगे भी कि ये व्यक्ति विज्ञान का विरोध कर रहा है, तो हम अगर उससे थोड़ा बातचीत करते हैं मुद्दे पे, तो हम पाते हैं कि वो विज्ञान का विरोध नहीं कर रहा है, वो विरोध कर रहा है प्रौद्योगिकी का। अब यहाँ पे इन दोनों में अंतर समझना, विज्ञान का मतलब तो वो है कि जो इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के नियम हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, इनमें क्या लॉजिक है, यानी इसके पीछे का भौतिक विज्ञान क्या है, इसके पीछे का रासायनिक विज्ञान क्या है, वो ये सारी चीज़ें हमें समझाता है, बताता है कि ये क्या है। और प्रौद्योगिकी होती है कि विज्ञान के नियमों को समझने के बाद जो हम अपने लिए कुछ यंत्र बना रहे हैं, जैसे मशीनें बना रहे हैं, जो हम अपने जैसे यातायात के साधन विकसित करना, या मोबाइल, या जैसे हम कहें कि संचार माध्यम के साधन विकसित करना, ऐसे बिजली बना रहे हैं, सुख सुविधाओं के साधन बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है प्रौद्योगिकी में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि विज्ञान का विरोधी नहीं है कोई, अगर कोई विरोधी है तो वो वास्तव में हम पाते हैं कि वो प्रौद्योगिकी का है, वो प्रौद्योगिकी जो इस सृष्टि को या कहें इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। तो ये बात यहाँ पे कही है। आगे देखते हैं कि आज विज्ञान से हमारा अर्थ हमारे विश्व और इसके परिवेश के मूल ज्ञान से है। मतलब विज्ञान से जो हम अर्थ लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं कि हमारा विश्व और इसके आसपास का जो परिवेश है उसके मूल ज्ञान से है, तथा इसके सभी क्षेत्रों में इस ज्ञान की नियंत्रित और नियमित खोज से है। परंतु इस ज्ञान का प्रयोग जरूरी नहीं कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाए। कहने का मतलब है कि जो विज्ञान है वो क्या है, इसके आसपास जो भी हमारी घटनाएं घट रही है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सबको समझना ही क्या है, विज्ञान। लेकिन प्रौद्योगिकी का मतलब ये नहीं है कि उसका प्रयोग उसी तरीके से किया जाए। प्रौद्योगिकी में हम उन अनगिनत विधियों का उल्लेख करते हैं जिनसे विज्ञान को मानव सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
मतलब हम विज्ञान के कुछ नियमों को समझने के बाद मानव के विकास में या मानव के जो एक सुख सुविधाएं हैं उन सब में वो विज्ञान का नियम किस प्रकार काम करेगा, उससे क्या चीजें बन सकती हैं, इन सब का जिक्र हम किस में करते हैं, प्रौद्योगिकी में करते हैं। मानव उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वस्तुओं को बनाने या परिवर्तित करने का संकेंद्रित अध्ययन दोनों में स्पष्ट अंतर बताने के लिए आणविक विज्ञान, अब जैसे मतलब यहाँ पे कहा है कि दोनों में अंतर बताने के लिए, यहाँ पे कह रहा है दोनों में स्पष्ट अंतर बताने के लिए, जैसे आणविक आणविक मतलब न्यूक्लियर जो कहते हैं, ठीक है, आणविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्रों में से उदाहरण दिए जा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, हम इसमें कह सकते हैं जैसे हम आणविक विज्ञान यानी न्यूक्लियर विज्ञान की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर विज्ञान क्या है, इसमें आपको ऐसे समझना है कि जैसे हम न्यूक्लियर यानी परमाणु बम की बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो हमने उस जो नियम है, जिन घटकों से वो बनता है, हम विज्ञान ने तो ये बता दिया कि इन घटकों से ये ऐसे इस तरह से विनाशकारी बनेगा। अब प्रौद्योगिकी क्या दिखाएगी, या तो वो उस परमाणु से क्या करेगा, बिजली बनाकर शांतिपूर्ण जीवन तरीके से जीने की बात करेगा, या फिर परमाणु बम बनाकर विस्फोटक पदार्थ बना के इस संसार को नष्ट करने की बात करेगा। तो ये प्रौद्योगिकी का काम है। तो विज्ञान ने तो बता दिया कि ये घटक ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रौद्योगिकी है अब वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेगी या नेगेटिव, यानी उसका सकारात्मक प्रयोग करेगी या उसका नकारात्मक। तो ये निर्भर करता है किस पे, प्रौद्योगिकी पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है, यह विज्ञान है जिसमें भारी धात्विक तत्व यूरेनियम के नाभिक से अलग या विखंडित हुए अंशों की प्रकृति और संख्या का मापन होता है। यह प्रौद्योगिकी है जिसमें इस वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग बिजली बनाने के लिए परमाणु पावर घर की रूपरेखा या उससे बनाने में किया जाता है। मतलब यही बताया, विज्ञान ने तो आपको बता दिया कि इसके अंदर चीजें क्या हैं, और प्रौद्योगिकी ये बताएगी कि अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, बिजली बना के करना है या फिर उसका विस्फोटक बना के करना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। यह ही प्रौद्योगिकी है जो नैतिक रंग ले लेती है और नैतिकता तथा अनैतिकता को अंकित करती है। विज्ञान तटस्थ या अनैतिक है और कभी भी नैतिक आचार या मानवीय कल्याण का विरोध नहीं कर सकता। यानी जो विज्ञान है वो क्या है, वो तटस्थ है। वो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं इससे अनैतिकता होगी या इससे नैतिकता होगी, वो इस तरह की बात कभी करते ही नहीं है। यानी विज्ञान जो है वो तो बिल्कुल एकदम स्थिर है, वो तो सिर्फ बताती है आपको कि क्या नियम है। ठीक है, यद्यपि वैज्ञानिक और तकनीशियन एक मानव होने के नाते इसका विरोध कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये बात कही है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का कभी भी विरोध नहीं करेगी, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आप उससे क्या करने वाले हो, नैतिकता या अनैतिकता किस दिशा में जाने वाले हो, और ना ही अगर जाएगा भी तो वो नहीं रोकने वाली। विरोध कौन कर सकता है, तो विरोध कर सकता है एक मानव। मानव के अंदर क्या है, या तो वो एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक होकर विरोध कर सकता है कि विज्ञान विरोध नहीं करेगी। विरोध कौन कर सकता है, वैज्ञानिक कर सकता है या तकनीशियन कर सकता है, जो इस तकनीकी को बना रहा है वो विरोध कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें क्या समझ में आया, अब उस बात को समझिए। इस पैराग्राफ से हमें ये बात समझ में आती है कि जो विज्ञान के बारे में बात कही गई है कि जो विज्ञान है वो विज्ञान सच बताती है, यानी उस सच घटना को कि ये जो आसपास हमारे जो कुछ भी घट रहा है, जो भी बन रहा है, जो भी बिगड़ रहा है, ये क्या है, किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार से बिगड़ रहा है, और ये वास्तव में है क्या। ठीक है, और जो प्रौद्योगिकी है वो इस विज्ञान के नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ यंत्र, कुछ मशीनें, कुछ ऐसे साधन जुटाती है जिन साधन से हम मानव विकास के लिए मानव के विकास में उनका प्रयोग कर सकते हैं, मानव की सुख सुविधाओं में उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके साथ यहाँ पे बताया है कि विज्ञान तो आपको सच बता ही देगी, यथार्थ बता ही देगी, लेकिन अब प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसी चीज को जानकर उसका सकारात्मक प्रयोग करेगी या उसका नकारात्मक प्रयोग करेगी। और दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि जो ये प्रौद्योगिकी है इसका विरोध
मानव नहीं, मतलब विज्ञान नहीं करेगी, इसका विरोध मानव करते हैं। मानव मनुष्य के चाहे वैज्ञानिक के रूप में हो या तकनीशियन के रूप में हो। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बात इतनी कही गई है। अब हमें इस बात के अंदर आने वाले जो प्रश्न हैं उनको हमें देखना है कि प्रश्न क्या है हमारे। सबसे पहला प्रश्न आया है कि उपर्युक्त अवतरण क्या है। आपको ये बताना है कि ये जो अवतरण दिया है ये क्या है, अलंकारिक है या वर्णात्मक है या वृत्तात्मक है या व्याख्यात्मक है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो यानी अलंकारिक मतलब किसी चीज का अलंकार करके इसमें बताया गया, अलंकार जोड़ा गया है, या इस किसी चीज का वर्णन किया गया है, वर्णन जैसे किया जाता है, या वृत्तात्मक है मतलब उसके बारे में बताते हुए चलना है, या व्याख्यात्मक व्याख्या की गई है किसी चीज की। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इनमें अंतर पाएंगे तो व्याख्या का मतलब अलंकार तो नहीं है कि कोई अलंकार इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, और किसी चीज का सिर्फ वर्णन भी नहीं किया गया, इसमें अच्छा और बुरा दोनों बताया गया है, तो फिर ये भी कट जाएगा और वृत्तात्मक भी नहीं रहेगा, बचेगा हमारा क्या, व्याख्यात्मक। मतलब ये व्याख्या कर रहा है। जो ये पैराग्राफ है हमारा, जो ये गद्यांश है, यहाँ पर एक चीज की व्याख्या की गई है, क्योंकि एक ही बात को दो तीन अलग अलग तरीके से बताया गया है, तो यहाँ पे व्याख्या की गई है। तो ये जो हमारा गद्यांश है ये व्याख्यात्मक है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसमें डी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेखक प्रयत्न कर रहा है। लेखक किस चीज का प्रयत्न कर रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है विज्ञान की तरफ अच्छे व्यवहार के समर्थन का, मतलब ये कि विज्ञान की तरफ आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, या हम विज्ञान को लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं के सुझाव का। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है यहाँ पे, क्या ये बात कही गई है लेखक के द्वारा कि हम विज्ञान का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये बताया गया है, या भौतिक विज्ञान की अपेक्षा नैतिक विज्ञान के अध्ययन का, या फिर ये बताया गया है कि भौतिक विज्ञान नहीं, हमें नैतिक ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है, या फिर विज्ञान और तकनीकी के बीच भेद का। तो हम देखेंगे, अगर हम पूरे पैराग्राफ को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि विज्ञान और तकनीकी इन दोनों में क्या भेद है। हमें जो भी बात बताई गई है, जो भी अभी तक हमने इस पैराग्राफ में जाना, उसमें ये बताया गया कि इन दोनों में क्या भेद है। तो लेखक प्रयत्न कर रहा है किस चीज का, विज्ञान और तकनीकी के बीच भेद का। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समझ गए आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8, लेखक के अनुसार विज्ञान क्या है, ये आपको बताना है। विज्ञान क्या है, मतलब लेखक के अनुसार विज्ञान ही सिर्फ एक शक्ति है जो मानव जाति के भविष्य को निर्धारित करती है, या विज्ञान मानवीय भाग्य को निर्धारित करने वाली कुछ शक्तियों में से एक है, या विज्ञान भविष्य में मानव कल्याण का केवल यही एक साधन होगा, या विज्ञान मनुष्य की प्रगति के रास्ते में आने वाली बहुत सी बाधाओं में से एक है। तो अब हम लेखक के अनुसार हमें बताना है। तो लेखक ने हमें क्या बताया है, लेखक ने हमें पैराग्राफ की शुरुआत में ही हमें ये कहा है कि विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के, मतलब एक सबसे बड़ी शक्ति है जो मनुष्य के रूप में क्या है, उसके भविष्य को निर्धारित करती है, मतलब उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये डी भी कट जाता है, बाधा नहीं बताई है इसमें, और भविष्य में केवल यही साधन है, ये नहीं कहा है कि मानव के कल्याण का साधन है, ऐसी बात नहीं कही गई है। मानवीय भाग्य को निर्धारित करने वाली शक्तियों में से एक है। अब कई सारी शक्तियां तो है नहीं, एक शक्ति के बारे में बताया कि विज्ञान ही सिर्फ एक शक्ति है जो मानव जाति के भविष्य को निर्धारित करती है। ठीक है, तो भविष्य को निर्धारित करती है। अब यहाँ पे भविष्य के कल्याण की बात नहीं हो रही है, भविष्य को निर्धारित करती है कि उसका भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा, बेकार होगा। जैसा हम विज्ञान का प्रयोग करेंगे वैसा ही भविष्य होगा। तो यानी विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के भविष्य को निर्धारित करती है। आगे जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम इसके बारे में, इसके दुष्परिणाम, उसके फायदे, नुकसान, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आप लोगों ने क्या किया, चलो
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गद्यांश में यूरेनियम के केंद्र के विखंडन का अध्ययन क्या हो सकता है। ये कहा है, अब गद्यांश में यूरेनियम के केंद्र के विखंडन की बात हुई है, तो उसका जो अध्ययन जो उसमें बताया है कि यूरेनियम के केंद्र के विखंडन के बारे में जो बात कही गई है, उस अध्ययन का मतलब क्या हो सकता है। ए ऑप्शन आधुनिक तकनीकी के एक उदाहरण का विचार है, या विद्युत के सिद्धांतों के प्रयोग का विचार है, या किसी भी नैतिक उलझाव के न होने का विचार है, या सभी मनुष्यों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होने का विचार है। प्रश्न को समझो, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, प्रश्न टेढ़ा है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये कहना ये चाह रहा है कि गद्यांश में जो यूरेनियम वाला जो उदाहरण दिया गया है वो एक्चुअली क्या है, मतलब क्या बताया गया है। तो क्या वो सभी मनुष्यों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होने का विचार है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें किसी भलाई के लिए नहीं बात कही गई है। फिर किसी भी नैतिक उलझाव के न होने का बचाव है, किसी नैतिक उलझाव के बारे में नहीं बताया गया है। तो विद्युत के सिद्धांत के प्रयोग का विचार है, तो विद्युत के सिद्धांतों के प्रयोग का विचार, ऐसा नहीं है कि विद्युत का सिद्धांत ऐसे होना चाहिए, इसमें तो बस ये कहा है कि उससे हम एक बिजली बना सकते हैं, तो ये भी नहीं है, बच गया हमारा ए। आधुनिक तकनीकी के एक उदाहरण का विचार है, मतलब लेखक जो वो बता रहा है वो उसने क्या बताया कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान में जो अंतर उसने बताया उसके लिए एक उदाहरण मात्र लिया है, ठीक है। उसके बारे में जो बात करी है वो क्या है, वो एक उदाहरण देकर उसने समझाने की कोशिश की है। तो यूरेनियम के केंद्र के विखंडन का जो अध्ययन हमें बताया, उसने जो विचार दिया, उसका मतलब क्या था, उसका उद्देश्य बस इतना था कि आधुनिक तकनीकी के बारे में एक उदाहरण पेश करना। तो ये यहाँ पे इसका उत्तर हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि वो प्रश्न क्या कर रहा है, वाक्य हमारा जो गद्यांश है उसमें किस तरह से दिया गया है, ये हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। ये हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो हम इस पे करेंगे कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए ऑप्शन है निर्जन, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है आराम, और डी ऑप्शन है अल्पशाल। अब ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत आसानी से आप बता देंगे। बगीचा का पर्यायवाची होता है आराम, ठीक है। उपवन होता है, आराम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, परीक्षा में बहुत आता है। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 11, वक्ता। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा, आयोजक, प्रयोजक, श्रोता या व्याख्याता, ये आपको बताना है। वक्ता का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम होगा सुनने वाला, ठीक है। तो विलोम बता रहे हैं यहाँ पर, तो सुनने वाला किसका अर्थ होता है, तो सुनने वाले का अर्थ मतलब सुनने वाला कौन होता है, श्रोता होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। समझ में आ गया ना, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलो नेक्स्ट नंबर 12, तेरे को कल मेरे स्कूल जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। संज्ञा संबंधित अशुद्धि है, वचन संबंधित, लिंग संबंधित, या सर्वनाम संबंधित। तो ये किससे संबंधित इसमें अशुद्धि है, ये तो हम तब बताएंगे ना जब हम पहले ये पहचान पाएंगे कि इसमें अशुद्धि क्या है और कहाँ पर है। तो तेरे को कल मेरे स्कूल जाना है, इसमें हम देखेंगे तो अशुद्धि क्या है, यहाँ पर तेरे को, अशुद्धि क्या है, तेरे को। इसकी जगह क्या होना चाहिए, पहले इसको हम शुद्ध करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ क्या है, कि ये आएगा तुम्हें, तुम्हें कल मेरे स्कूल जाना है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो पद यहाँ पे आया है तुम्हें, ये पद है क्या, इनमें से संज्ञा है, वचन है, लिंग है, सर्वनाम है, क्या है। तो बिल्कुल आपने बता दिया होगा सरलता से, सर्वनाम है। तो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है इसमें, बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित, अनियमित का मतलब क्या होगा, अब इसका वाक्य प्रयोग देखना है, मतलब कि ये 4 वाक्य दिए हैं, इन चारों में से कोई एक होगा जिसका एक शब्द होगा अनियमित। जिस पर कोई नियंत्रण न हो सके, जो नियमानुकूल न हो, या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, या जिसका निवारण ना हो सके। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, ये शब्द है हमारा अ प्लस
ठीक है, नियम प्लस इत, इसमें क्या आया शब्द नियम। तो इसी से आपको समझिएगा कि जो ये नियम शब्द आया है इससे ही पता चल जाएगा आपको कि इसका उत्तर क्या होगा, जो नियम के अनुसार ना हो। अ मतलब नहीं, ठीक है, इस अ का मतलब नहीं, नियम मतलब जो नियम के अनुसार ना हो, तो बी आंसर आ जाएगा, जो नियम के अनुकूल ना हो, ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रयोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रयोजन का समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची, तो पर्यायवाची प्रयोजन का जो निम्न में से नहीं है। हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य या नियोजन आपको बताना है। जैसे हम कहते हैं मैं किस प्रयोजन से आया हूँ, मतलब किस हेतु, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है या क्या उद्देश्य, ठीक है। तो ये जो तीनों आपके पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट क्या हैं, प्रयोजन के समानार्थी हैं, ठीक है, समानार्थी। और पूछा क्या है हमसे, नहीं, बच गया एक, नियोजन। ये ही है उत्तर हमारा, यही नहीं है जो इसका क्या है, समानार्थी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है 15, एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एड़ियां रगड़ना, ये मुहावरा आपको बताना है। एड़ियां साफ करना, परिश्रम करना, ये परिश्रम होगा, ठीक है, जो भी इसमें दिया होगा, या ये टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे भी गलत ही है ऑप्शन, है ना। बहुत दौड़ धूप करना या परेशान करना। तो हम जब बात करते हैं एड़िया रगड़ना, कि कैसे ना, अरे मैं तो तब से ही एड़िया रगड़ रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ धूप कर रहा हूँ, उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से आप इन प्रश्नोत्तरों को देख सकते हैं, यानी जो हम पैट के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को जारी रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए। और मैं बार बार यही कहती हूँ, लाइक कर दिया करिए, मेरे कहने का इंतज़ार मत किया करिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को हर रोज़ देख रहे हैं और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे कहें कि हम उनके सब्सक्राइब करने से इनके पैसे बढ़ जाएंगे और ये चीज़ होंगे, नहीं। आप पैसे वैसे जो कुछ भी बढ़ता है, जो होता है, वो आपके देखने मात्र से ही हो जाता है, जब आप उस पर व्यू कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने से आप उसका एक हिस्सा हो जाते हैं। और जो हमारी एक मुहिम है कि हिंदी का विकास करना और हिंदी को जन जन तक पहुंचाना, उस मुहिम में आप जुड़ जाते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।